हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं होम साइंस विषय के बारे में। हमने फूड एंड न्यूट्रिशन थ्योरी स्टार्ट की है। आज हमारा सेकंड वीडियो है इसका। ठीक है, जब ये फूड एंड न्यूट्रिशन कंप्लीट हो जाएगा तो हमने आपको बताया कि पूरे ब्रांच से मिला के क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा, प्रैक्टिस बाद में करवाई जाएगी। ठीक है, पहले ब्रांच कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कि कल हमने क्या क्या देखा है। कल हमने देखा है पोषण क्या है, आहार एवं पोषण के बारे में बात की। हमने आपको बताया कि पोषण क्या है, न्यूट्रिशन साइंस किसे कहते हैं, काउंसिल ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन द्वारा क्या पोषण के बारे में क्या कहा गया है, यटकिन द्वारा पोषण के बारे में क्या कहा गया है, सुपोषण देखा हमने, कुपोषण देखा, कुपोषण के 2 टाइप देखे हमने, और एक चार्ट के थ्रू हमने आपको पूरी प्रोसेस समझाई थी इसकी क्या है। ठीक है, चलिए फिर आज आगे देखते हैं। आगे हम जो देखेंगे वो है आहार। ठीक, हम जानेंगे कि आहार क्या है। पोषण तो हमने जान लिया, अब हम जानेंगे कि आहार क्या है। ठीक है, आहार, पोषण आहार नहीं है। आहार और पोषण 2 अलग अलग चीज़ें। हमने आपको बताया कि पोषण एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है पोषण। ठीक है, और आहार जो है ये भी 2 प्रकार का होता है। एक संतुलित आहार यानी कि बैलेंस्ड डाइट, एक असंतुलित आहार यानी कि अनबैलेंस्ड डाइट। जो संतुलित आहार यानी कि जो हम पोषक तत्व ले रहे हैं, जो हम भोजन कर रहे हैं, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व सही मात्रा में, सही अनुपात में हो, उसे संतुलित आहार कहते हैं। यानी कि वो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग, हमारी नीड के अकॉर्डिंग हो, हमारी आयु के अकॉर्डिंग हो, हमारे कार्य जितना हम कार्य करते हैं उस कार्य के अकॉर्डिंग हो, हमें विटामिन की कितनी नीड है, हमें प्रोटीन की कितनी नीड है, कार्बोहाइड्रेट की कितनी नीड है, वसा की कितनी नीड है, उसके अकॉर्डिंग हो तो हम उसे संतुलित आहार कहते हैं। जैसे हमने एक थाली बनाई, इस थाली में सब संतुलित होना चाहिए, सारी चीज़ें संतुलन। जैसे ये सब्जी हो गई, ये कोई दूसरी सब्जी हो गई, दाल हो गई, चावल हो गया, रोटी हो गई, सलाद हो गया, कोई अचार वगैरह हो गया। ये एक पूरी संतुलित थाली, संतुलित आहार का जो एक प्रोसेस है उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, सही अनुपात में, सही मात्रा में उपस्थित हो वो संतुलित आहार कहलाता है। अब असंतुलित आहार क्या है? असंतुलित आहार वह आहार जिसमें किसी पोषक तत्व की मात्रा कम या किसी पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है, उसे संतुलित आहार। जैसे आहार तो हम ले रहे हैं, पर खाना तो हम खा रहे हैं, पर उसकी जो क्वांटिटी है ना, जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट की जितनी नीड है वो उस अकॉर्डिंग नहीं है, हमारी बॉडी को जितनी नीड है उस अकॉर्डिंग नहीं, ना वो हमारी एज के अकॉर्डिंग है, ना वो हमारे शरीर के नीड के अकॉर्डिंग है, ना ही वो हमारी कार्य क्षमता के अकॉर्डिंग है। हमें कितनी, जितनी हमारी बॉडी को नीड है, मतलब वो किसी भी चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर रहा है, तो वो अनबैलेंस्ड डाइट हुआ। लिखा है ना कि जिसमें किसी पोषक तत्व की मात्रा कम और किसी पोषक तत्व की मात्रा ज़्यादा हो, वह असंतुलित आहार कहलाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, प्रोटीन कम हो, हमें इक्वल नहीं है, जितनी हमें नीड है उतनी नहीं है। ठीक है, तो इसे कहते हैं असंतुलित आहार। अब हम देख लेते हैं डाइट क्या है। डाइट, आहार, पोषण और डाइट सब अलग अलग चीज़ें हैं, ये अलग अलग शब्द हैं। तो हम देखते हैं डाइट क्या है। डाइट एक व्यक्ति द्वारा एक बार में, डाइट ये नहीं कि हम जो भोजन खा रहे हैं वो हमारी डाइट है। डाइट मतलब कि जो हमें, जैसे हमारी जो बॉडी है, हमारा जो खाना, हम एक बार में कितना खा सकते हैं, हमारा एक बार का पूरा खाना कितना है, हमारी बॉडी को कितनी नीड है एक बार खाने की, हमारी भूख कितनी है, उसे हम डाइट कहते हैं। लिखा है ना, एक व्यक्ति द्वारा एक बार में खाए गए आहार की मात्रा। एक व्यक्ति एक बार में जितना खाना खाता है, खाए गए आहार की मात्रा डाइट कहा जाता है, मात्रा को डाइट कहा जाता है। एक व्यक्ति एक बार में खाने की जो उसकी क्षमता है उसे डाइट कहते हैं, है ना। देखा आपने, एथलीट जो लोग जिम जाते हैं उन्हें कहा जाता है कि उनकी एक डाइट प्लान होती है, एक प्रॉपर डाइट होता है। तो हर किसी का अलग अलग डाइट बनाई जाती है, हर चीज़ की अलग अलग डाइट होती है, हर रोग के लिए अलग अलग डाइट होती है, वो हम आगे देखेंगे। हमने यहाँ सिर्फ डाइट शब्द के बारे में जाना है कि डाइट क्या है। आखिर डाइट कोई भोजन नहीं है, ना कोई प्रोसेस। डाइट वो है, डाइट पूरे दिन का खाना नहीं है, डाइट वो है जो एक बार में एक व्यक्ति द्वारा खाया गया भोजन, उसे डाइट। डिप्रेसेस एपेटाइट, ये क्या है? यह एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें भोजन को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, और किसी अवस्था में व्यक्ति समय से पहले भोजन को प्रतिबंधित कर दिया जाता है, और इस अवस्था में व्यक्ति को समय से पहले ही खुद को भूखा महसूस करने लगता है। जैसे हमने कभी कोई फास्ट रख लिया है, कोई व्रत रख लिया है, हमें पता है कि आज हमें खाना नहीं खाना है, उस दिन हमें ज़्यादा भूख लगती है,
ये साइकोलॉजिकल होता है। उस दिन हमें ज़्यादा भूख लगती है, अपने आप बहुत ज़्यादा भूख लगती है। जैसे हम कहीं जाते हैं खाना खाने के लिए, वहाँ हमें सबसे पहले सूप दिया जाता है ना। किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो वहाँ हमें सूप दिया जाता है, वो इसलिए ताकि हमारे अंदर भूख का जो प्रोसेस है उसे तेज़ कर दे, उस प्रोसेस को। और ये जो साइकोलॉजिकल होता है, जैसे हमने कभी फास्ट रख लिया, आज हमें बता दिया कि आज हमें खाना नहीं खाना है, या फिर किसी भी वजह से हमसे कह दिया गया कि आज 12 बजे तक एक ग्रहण लगता है, लोग कहते हैं ग्रहण के टाइम खाना नहीं खाते हैं, तो हमें पता होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक खाना नहीं खाना है। तो उस टाइम हमें साइकोलॉजिकल है ये हमारे अंदर, उस टाइम हमें बहुत भूख लगेगी, हमें लगेगा कि हमें खाना खा लें, बार बार हमें याद आएगा कि हमने खाना नहीं खाया और हमें भूख लगती रहेगी। देखा लिखा है ना, अर्थात व्रत की स्थिति में मनोवैज्ञानिक तौर पर भूख का एहसास होना, इसे कहते हैं डिप्रेशन एपेटाइट। ठीक है, अब हमारा ये तो हमने जान लिया पोषण क्या है, आहार क्या है, डाइट क्या है, और जो हमारी भूख को बढ़ा रहा है वो क्या है। ठीक है, हमने इन चीज़ों के बारे में जान लिया है। अब हम देखेंगे जो हमारा चैप्टर जो हमें पढ़ना है, भोजन की संकल्पना। हमारा पहला चैप्टर जब आप देखेंगे उसमें लिखा है भोजन की संकल्पना, आहार की संकल्पना, पौष्टिकता की संकल्पना। इन सब का मतलब यह है कि सुंदर कल्पना करना, किसी चीज़ की सुंदर कल्पना करना। यहाँ हम किसकी सुंदर कल्पना कर रहे हैं? खाने की, भोजन की सुंदर कल्पना कर रहे हैं। ठीक है, भोजन क्या है हमने पहले भी बताया कि शरीर को ऊर्जा देना, उसका निर्माण करना, विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं, रासायनिक क्रियाओं के लिए पोषण की आवश्यकता होती है। जो हम भोजन खाते हैं, जो हम पोषण खाते हैं, वो विभिन्न हमारे शरीर में जो बहुत सारी, हमने बताया पोषण एक प्रोसेस है, उन सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें पोषण की आवश्यकता होती है। उन सभी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, बहुत सारी रासायनिक और जैविक क्रियाएं होती हैं। जैविक क्रियाएं क्या होती हैं? जैसे हमारी श्वसन दर, हमारी विकास, पोषण, गैसों का आदान प्रदान, वृद्धि, उत्सर्जन, जनन क्रियाएं, ये सब हमारे पोषण के अंतर्गत आते हैं और ये सब जैविक क्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। ठीक, हमारा पोषण ये कार्य करता है हमारे शरीर में, ये सब जैविक क्रियाएं हैं। वह ठोस व तरल पदार्थ जिसे हम खाते हैं, पचाते हैं, वह हमें ऊर्जा देते हैं और हमारी कोशिकाओं और ऊतकों की सुरक्षा करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम पोषण कहते हैं, है ना। हमने पहले भी बात की है। वह ठोस व तरल पदार्थ जिसे हम खाते हैं, हम ठोस या तरल पदार्थ दो ही रूप में खाना खाते हैं। गैस के रूप में तो हम कुछ इंटेक नहीं करते अपनी बॉडी में, दो ही, इसीलिए ठोस और तरल पदार्थ। ठीक है, और ये हमारी रासायनिक क्रियाओं में भी हेल्प करते हैं। जैसे जब हम भोजन लेते हैं, अंतर्ग्रहण होता है, परिवहन होता है, पाचन होता है, अवशोषण और स्वांगीकरण होता है। ये एक पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है रासायनिक क्रियाओं में। ठीक है, जो विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रिया है, अंतर्ग्रहण होती हैं। मुख में पहले हमने भोजन लिया, फिर उसका अंतर्ग्रहण हुआ, मुख में पाचन हुआ, आमाशय में, छोटी आंत में यानी कि स्टमक में अवशोषण फिर उसका होता है, फिर मल त्याग करते हैं। जो बेस्ट पार्ट होता है वो मल के द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, कुछ एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं उसके दृष्टि से हमने कुछ नोट डाउन किया है। जैसे भोजन का पाचन हमेशा कहाँ होता है? भोजन का जो पाचन है हमेशा मुख में होता है। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? छोटी आंत से। भोजन अपनी जटिल मूल इकाई में सबसे सरलतम इकाई में कहाँ टूटता है? छोटी आंत में। भोजन, पाचन, अवशोषण और मल त्याग, इसकी क्रिया है पाचन, अवशोषण और मल त्याग। पहले भोजन लेते हैं, फिर पाचन होता है, फिर अवशोषण, फिर मल त्याग करते हैं। भोजन अपने जटिल रूप में कहाँ टूटता है? मुख में। भोजन अपने सबसे जटिल रूप में हमारे मुख में टूटता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि भोजन का क्या कार्य है। भोजन का कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, पहला तो इसका कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा ही नहीं रहेगी, एनर्जी ही नहीं रहेगी, तो हम कैसे अपनी दैनिक क्रियाएं कंप्लीट करेंगे, कैसे किसी काम को कर पाएंगे। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, भोजन का सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है वो है हमारे शरीर को, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करना, वृद्धि और विकास में सहायता प्रदान करना। अरे हमारा एक बच्चा छोटा सा होता है, उसे पोषण, उसे भोजन के थ्रू ही तो उसका वृद्धि और विकास होता है। जितनी उसकी नीड है, जितनी उसकी ज़रूरत है, उतना उसे भोजन मिलना चाहिए। रोगों से रक्षा प्रदान करता है, जो हमारे विटामिन होते हैं। हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे मुख्य कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना। वृद्धि और विकास का कार्य कौन करता है? हमारा प्रोटीन, जो हमारा प्रोटीन होता है वो वृद्धि और विकास का कार्य
करता है हमारी बॉडी में, ठीक। और जो रोगों से रक्षा, विटामिन, जो हमारे विटामिन होते हैं वो हमारी रोगों से रक्षा करते हैं। और शारीरिक क्रियाओं का संचालन और नियमन कौन करता है? शारीरिक क्रियाओं का संचालन और नियमन खनिज लवण करते हैं, मिनरल्स, ठीक। हमारे जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे शरीर में शारीरिक क्रियाओं का संचालन और नियमन करते हैं। भोजन आर्थिक स्तर का भी प्रतीक माना जाता है। आर्थिक स्तर का प्रतीक कैसे माना जाता है? भोजन आर्थिक स्तर का प्रतीक ऐसे माना जाता है कि जैसे हमारे समाज में अगर हम देखें नॉर्मली 3 टाइप में विभाजित किया है, एक गरीब वर्ग, एक मध्यम वर्ग और एक रिच वर्ग, अमीर वर्ग, 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। तो जो पुअर वर्ग, गरीब वर्ग के लोग होते हैं उनको वो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा इंटेक करते हैं, क्योंकि वो जो कार्य करते हैं उन्हें ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो जो कार्य करते हैं वो हार्ड वर्क करते हैं बहुत, तो उन्हें उस हिसाब से एनर्जी की आवश्यकता होती है। और उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपनी डाइट में अच्छी प्रोटीन, अच्छे फैट या फिर फल फ्रूट्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकें, क्योंकि वो ये तो इसलिए हर जो मध्यम वर्ग है वो भी इसी तरह से खाता है भाई कि उसको जितनी नीड है थोड़ा बहुत वो फल फ्रूट्स और बहुत सारी चीज़ों से अपनी भूख को समाप्त करता है। और वो मध्यम काम करता है, मध्यम वर्ग वाले जो काम में आते हैं वैसे काम करता है, तो उसे जितनी नीड होती है उस हिसाब से। जो अमीर वर्ग के लोग हैं वो कार्बोहाइड्रेट अपने भोजन में बहुत यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्क भी नहीं करते और उनका जो काम है नॉर्मली वो अपने जो डाइट में, जो अपने भोजन में, अपनी डाइट में फल फ्रूट्स और बहुत सारी प्रोटीन वाली चीज़ें यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं उसके, जबकि हम लोग सप्लीमेंट्स की तरफ नहीं बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं बहुत सारी। तो इसलिए ये जो है ये आर्थिक स्तर का भी प्रतीक माना जाता है। जिसके पास जितना पैसा होगा, जिस हिसाब से उसका स्टेटस होगा रहने का, उस हिसाब से वो अपनी डाइट, अपने खाने को, अपने पोषण को मेंटेन करता है, ठीक है। अगला क्या है? भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण 5 आधार पे किया गया है। भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण सबसे पहले पोषक तत्व के आधार पर, कार्य के आधार पर, नस्वरता के आधार पर, उद्गम के आधार पर और रासायनिक प्रकृति के आधार पर। पोषक तत्व के आधार पर कैसे? पोषक तत्व के आधार पर कि जो हम कार्बोहाइड्रेट, अगर हम क्या क्या खाते हैं, हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट। सी मतलब हम खाते हैं क्या? सबसे पहले हम तो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ठीक है। सी का मतलब कार्बोहाइड्रेट, पी मतलब प्रोटीन। मैं जब भी लिखूँ आप समझ जाइए, पी मतलब प्रोटीन और एम मतलब मिनरल्स, वी मतलब विटामिन और एफ मतलब फैट, ठीक है। ये चीज़ें हम खाते हैं अपनी बॉडी के लिए, हमें नीड भी होती है जो पोषक तत्वों के। तो ये इनका जो पोषक, इनसे हमें कितना पोषक, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट खा लिया, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4.2 या 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से भी हमें 4.2 या 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम फैट से हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। जबकि जो मिनरल्स है, मिनरल्स को हम खाते हैं तो उससे हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है, लेकिन वो हमारे शरीर में नियंत्रण और नियमन का काम करता है, सभी चीज़ों को सुचारू रूप से कार्य करने में हेल्प करता है। और विटामिन हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बूस्ट करने का कार्य करता है। तो ये सारी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इनके आधार पर हम देखेंगे अभी। कार्य के आधार पर, कार्य और पोषक तत्व सेम ही चीज़ है कि ये जो हम खाएंगे, ये कार्बोहाइड्रेट या कार्ब्स कह सकते हैं आप, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट, ये हमारी बॉडी में क्या कार्य करेंगे, ये हमारी बॉडी में किस रूप से कार्य करेंगे। जैसे हमने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देने का कार्य करेगा, प्रोटीन हमारे शरीर की मरम्मत करने का कार्य करेगा, मिनरल्स हमारी बॉडी में सभी क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है, और जो फैट है वो हमारे कोमल तंतुओं की सुरक्षा करने में हेल्प करता है, और विटामिन हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तो कार्य और पोषक तत्व दोनों आप एक ही वे में मान सकते हैं, सेम चीज़ें हैं दोनों, ठीक है। नस्वरता, पोषक तत्व में सिर्फ पोषक तत्व की बात हुई कि हमने क्या पोषक तत्व खाया, और कार्य के आधार पर उसमें ये बात हुई कि हम जो खा रहे हैं वो क्या कार्य कर रहे हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। नस्वरता के आधार पर हमारे जो बहुत सारे पोषक तत्व हैं, जो हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इनकी बात कर रहे हैं, इनके नस्वरता की, इनको हम सेफ कितने दिन रख सकते हैं, कितने दिन हम इसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कितने दिन तक कौन सा पदार्थ कितने दिन सेफ्टी से रह सकता है, ठीक है। उद्गम के आधार पर
ये हमें कहाँ से, इसकी प्राप्ति का स्रोत क्या है, उद्गम के आधार पर कहाँ से प्राप्त होता है, ये हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है, इनकी प्राप्ति का स्रोत, ठीक, उद्गम के आधार पर, रासायनिक प्रकृति के आधार पर, इनकी क्या रासायनिक प्रकृति, ये किस प्रकार रासायनिक प्रक्रिया करते हैं, कौन सा पदार्थ किस प्रकार रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, किस में क्या रासायनिक प्रोसेस होता है, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक। इसीलिए जो भोज्य पदार्थ है उसको 5 वर्ग में विभाजित किया गया है। सबसे पहले पोषक तत्व और कार्य के आधार पर, इसलिए बहुत डिफरेंस नहीं है, पोषक तत्व सिर्फ उसका नाम और कार्य के आधार पर, इसलिए हमने जो है दोनों को एक साथ कंबाइन कर लिया, ठीक है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट, हमने आपको बताया कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इंटेक करने से हमें 1 किलो कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.1 या 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक। जो पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट है उसका मुख्य कार्य हमें ऊर्जा प्रदान करना है, अतिरिक्त कार्य शरीर का निर्माण, टूट फूट, मरम्मत करने का भी कार्य करता है, लेकिन ऊर्जा प्रदान करना इसका सबसे इम्पॉर्टेंट वाला काम है, ठीक है। प्रोटीन क्या करता है, ये हमारे शरीर में टूट फूट, मरम्मत करता है, रक्षात्मक कार्य भी करता है, हमारे शरीर में जितने भी हार्मोन, जितने भी एंजाइम्स सब ये हमारे शरीर को बनाने का कार्य करता है ना प्रोटीन, तो जितने भी एंजाइम, जितने भी हार्मोन बनते हैं ये सभी में हेल्प करता है। 1 ग्राम अगर प्रोटीन आप खाएंगे तो आपको 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ठीक। इसका अतिरिक्त कार्य भी ऊर्जा प्रदान करना, इन केस कभी कार्बोहाइड्रेट काम नहीं कर रहा है, जैसे हमें एक बीमारी होती है, आपको पता होगा, आपने सुना होगा कीटोसिस, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट अपना कार्य नहीं कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा नहीं मिल रही है, हमें ऊर्जा वसा से मिलती है, ठीक है, डायरेक्ट वसा हमारे शरीर में टूटता है, कीटोसिस नामक बीमारी में ऐसा होता है। तो हमारे शरीर में जो फैट जमा होता है वही ग्लाइकोजन के रूप में टूट के ग्लूकोज के रूप में हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करने लगता है। उस स्थिति में जो हमारा प्रोटीन होता है वो भी ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, कभी कार्बोहाइड्रेट अपना कार्य नहीं किया तो वो ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। वसा, फैट जो हम 1 ग्राम फैट जब हम इंटेक करेंगे तो उससे हमें 9.1 किलो कैलोरी या 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका जो सबसे मुख्य कार्य है ये ऊर्जा प्रदान करना है, और ये हमारे शरीर के कोमल जो हमारे बॉडी के जो कोमल पार्ट्स हैं, जैसे हमारे मस्तिष्क का पार्ट, हमारा लीवर, इन सब में हेल्प करने का कार्य करता है, इनकी सुरक्षा करता है। जैसे कि हमारे अगर हमें सर पे चोट लगती है किसी चीज़ से तो वो हमारे डायरेक्ट पार्ट पे, बॉडी पार्ट पे नहीं लगेगी, वो उस फैट पे लगेगी। कैसे? उस फैट पे लगेगी, जैसे कि तो वो फैट उससे इफ़ेक्ट होगा, ना कि हमारे शरीर का पार्ट उस पर डायरेक्ट जाके नहीं लगेगी, क्योंकि वो चारों तरफ से घेरा हुआ है, उसके चारों तरफ से उसने घेरा हुआ है, वो उसकी सुरक्षा कर रहा है फैट हमारा। और शरीर का निर्माण कार्य भी करता है, प्रोटीन ने अपना कार्य कभी नहीं किया तो ये शरीर का निर्माण कार्य भी करता है, ठीक, जो हमारा फैट है। फिर विटामिन हमने पहले ही बताया शरीर की रक्षा करने का कार्य करता है, रेगुलेट एंड कंट्रोल करने का कार्य करता है। अगर जो विटामिन है, कुछ विटामिन ऐसे हैं जो टूट फूट और मरम्मत में भी थोड़ा बहुत सहयोग करते हैं, ठीक है। ये हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। पानी हमारे शरीर में क्या करता है, सारी क्रियाओं को नियमित और नियंत्रित करता है। आपको पता है कि हमारी बॉडी में 65 से 70% पानी ही होता है, क्योंकि हमारी मांसपेशियों में, हमारे दांतों में, हमारी हड्डियों में, सब जगह पानी होता है। तो ये हमारी इस तरह हेल्प करता है, ठीक है। पानी भी हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खाने के बिना तो हम कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम नहीं जिंदा रह सकते। मिनरल्स, खनिज लवण क्या कार्य करता है, ये भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रदान करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। ये हमारी जो ये सब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जो ये सब कार्य करें, इन सब को अपना कार्य करने के लिए मदद करता है, ठीक है। अगला है नस्वरता के आधार पर। हमने बात की थी नस्वरता के आधार पर। नस्वर होने वाले भोज्य पदार्थ, कुछ भोज्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिन्हें हम कई महीनों, कई दिनों, कई वर्षों तक सेव रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होते, वो एज इट इज़ पड़े रहेंगे, वो ख़राब नहीं होंगे। उन्हें क्या कहेंगे हम? अनाज, अचार, दाल और मसाले, इन्हें हम बहुत लॉन्ग टाइम तक रखते हैं और ये जल्दी से ईजिली ख़राब नहीं होती हैं ये चीज़ें, है ना। अर्धनस्वर भोज्य पदार्थ यानी सेमी प्रिजर्वर फूड, तो इसमें क्या होता है, जैसे ये क्या होते हैं, कुछ सप्ताह में, कुछ महीनों में ख़राब हो जाते हैं, ठीक। तो इन्हें हम क्या कह सकते हैं? दलिया, बेसन, आटा, नींबू, लहसुन, प्याज, भुने चने, सत्तू। आपने देखा होगा ना कि हम इन्हें से रखते हैं
ये थोड़े टाइम, 1 महीने 2 महीने चल जाते हैं या हफ्ते चल जाते हैं, ख़राब नहीं होते ये। नश्वर होने वाले भोज्य पदार्थ कुछ घंटों और कुछ दिनों में, जैसे दही, दूध, आपको पता है ये कुछ घंटे या कुछ दिनों में ख़राब हो जाते हैं। बहुत लॉन्ग टाइम तक हम इन्हें प्रिजर्व नहीं रख सकते। हरी पत्तेदार सब्जी, मांस, मछली, अंडा, इनमें से किसी को भी हम बहुत टाइम तक सेफ नहीं रख सकते, जबकि ये हमारे प्रोटीन का रिचर्ड स्रोत होते हैं। ये सब जो हमारे नश्वर होने वाले भोज्य पदार्थ हैं, ये प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं, माने जाते हैं। ठीक है, अगला है उद्गम के आधार पर, कहाँ से हमें प्राप्त हो रहा है। तो इसे 2 टाइप से किया गया है, एक जीव जंतु के से प्राप्त भोज्य पदार्थों के आधार पर, दूसरा वनस्पति जगत से प्राप्त भोज्य पदार्थों के आधार पर। मांस, मछली, अंडा, दूध, शहद, ये सभी जीव जंतु से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थ हैं। ये बहुत टाइम तक, हमने आपको पहले बताया, बहुत टाइम तक प्रिजर्व नहीं रखे जाते, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। वनस्पति जगत से हमें फल, सब्जी, चावल, दाल, गेहूँ, ये सब जो है ये वनस्पति जगत के भोज्य पदार्थ हैं। ठीक है, वनस्पति जगत के अंतर्गत आते हैं और ये सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला है रासायनिक प्रकृति के आधार पर। रासायनिक प्रकृति के आधार पर कार्बनिक भोज्य पदार्थ और अकार्बनिक भोज्य पदार्थ। रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 टाइप से बांटा गया है, एक कार्बनिक भोज्य पदार्थ, एक अकार्बनिक भोज्य पदार्थ। जो कार्बनिक भोज्य पदार्थ हैं, ऐसे भोज्य पदार्थ जिन्हें जलाने के बाद राख नहीं प्राप्त होती, रासायनिक यांत्रिक क्रिया, इन्हें जलाने के बाद राख नहीं प्राप्त होती है, इन्हें हम कहते हैं रासायनिक यांत्रिक क्रिया। ठीक है, खनिज, लवण, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, इन्हें जलने से कोई राख नहीं प्राप्त होती, हमें ना कुछ भी शेष बचता है, लेकिन ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कराने का कार्य करते हैं। ठीक, और जो खनिज, लवण और है, और उससे राख प्राप्त होती है, इन्हें जलाने के बाद हमें राख प्राप्त होती है। ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं और कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमसे जुड़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे कार्बोहाइड्रेट के साथ।